गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं फ्रेश वाटर फिश कल्चर पेपर 1 का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू फिशरी साइंस। तो ये चैप्टर हमने इसके पहले वाले स्लाइड में स्टार्ट किया था, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन टू फिशरीज़ एंड फिशरी साइंस के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने फिशरी एक्टिविटीज़ और क्लासिफिकेशन ऑफ फिश कल्चर पढ़ा था। अभी जो हमारा इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक है 1.5 फ्रेश वाटर फिशरी रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। तो ये हम आज स्टार्ट करते हैं। फ्रेश वाटर फिशरी रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। फ्रेश वाटर फिशरी रिसोर्सेज ऑफ इंडिया आर हाईली डाइवर्सिफाइड इन नेचर। तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है फ्रेश वाटर रिसोर्सेज में। इंडिया में जब हम लोग बात कर रहे हैं, they vary from high altitude subtemperate streams, rivers, lakes, reservoirs and ponds to subtropical water bodies। तो कितनी वैरायटी है, देखो कितने सारे हमारे पास रिसोर्सेस है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स, रिवर्स, लेक, रिजर्वायर्स एंड पॉन्ड टू सब ट्रॉपिकल वाटर बॉडीज़। तो इतनी सारे अलग अलग वैरायटी में हमारे पास फ्रेश वाटर प्रेजेंट है, अवेलेबल है। दे आर एज फॉलो। तो इसके लिए हमको एक टेबल दिया गया है हमारे बुक में, जिसमें बाकी रिसोर्सेज के बारे में बताया गया है, उसकी लेंथ कितनी है, एक्सप्लॉयटेशन कितना हो रहा है, मीन्स फ़िश कैच कितनी की जा रही है, तो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, और उस वाटर बॉडी का पोटेंशियल कितना है। तो देखते हैं टेबल। देखिए, ये टेबल आपको दिया गया है, जिसमें 5 कॉलम बनाए गए हैं। सबसे पहले रिसोर्सेस है, फिर टोटल एरिया अवेलेबल कितना है, उसके बाद प्रेजेंट एक्सप्लॉयटेशन मीन्स कितना उसमें से हार्वेस्टिंग की जा रही है, फ़िश कितनी निकाली जा रही है, ठीक है। फिर प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, 4th कॉलम मीन्स कौन सी टेक्नोलॉजी से हम लोग उसको हार्वेस्ट कर रहे हैं फ़िशेस को। उसके बाद पोटेंशियल मीन्स और कितना वो उस वाटर बॉडी का पोटेंशियल कितना है, कि कितना हम लोग उसमें से निकाल सकते हैं। तो देखो, फर्स्ट है रिवर्स। रिवर्स का टोटल एरिया अवेलेबल है 29,000 किलोमीटर, और प्रेजेंट एक्सप्लॉयटेशन है उसका @100 kg पर किलोमीटर पर ईयर, और टोटल 2,900 टन। तो एक्सप्लॉयटेशन कितना हो रहा है इसमें 100 kg पर किलोमीटर पर ईयर। और टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ हो रही है, ट्रेडिशनल कास्ट नेट, गिल नेट। कास्ट नेट होती है और गिल नेट होती है, जिससे हार्वेस्टिंग की जा रही है। और पोटेंशियल कितना है रिवर्स का, कितना दे सकती है 300 to 500 kg पर किलोमीटर पर ईयर, ये इसका पोटेंशियल है। नेक्स्ट देखिए, कैनल्स एंड स्ट्रीम्स। कैनल्स एंड स्ट्रीम्स का टोटल एरिया अवेलेबल कितना है 1,42,000 किलोमीटर। उसके बाद प्रेजेंट एक्सप्लॉयटेशन कितना हो रहा है 10 to 15 kg पर किलोमीटर पर ईयर, और ऐसे टन में दिया है 2100 टन। और प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ की जा रही है, सेम जो ऊपर कर रहे हैं, कास्टनेट एंड गिल नेट। उसके बाद पोटेंशियल है इसका 30 to 50 kg पर किलोमीटर पर ईयर। तो देखो, हम लोग एक्सप्लॉयटेशन उस हिसाब से कम कर रहे हैं, यहाँ पे 10 to 15 kg हो रहा है एक्सप्लॉयटेशन, बट उसका पोटेंशियल कितना है 30 to 50 kg पर किलोमीटर पर ईयर। थर्ड है, देखो, रिजर्वॉयर्स एंड लेक। रिजर्वॉयर्स और लेक्स में कितना एरिया है, कितना एरिया लिया है रिजर्वॉयर्स और लेक ने 2.05 मिलियन हेक्टर। और प्रेजेंट एक्सप्लॉयटेशन कितना हो रहा है 200 to 225 kg पर हेक्टर पर ईयर, और 50,000 टन्स। और लेवल ऑफ प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ हो रही है, कास्टनेट एंड गिल नेट। पोटेंशियल है उसका 50 to 100 kg पर हेक्टर पर ईयर। उसके बाद है पॉन्ड्स एंड टैंक्स। 2.85
मिलियन हेक्टर्स। इसका एरिया है 2.85 मिलियन हेक्टर। प्रेजेंट एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है 20 to 25 kg पर हेक्टर पर ईयर, और सेम टेक्नोलॉजी वही यूज़ हो रही है। यहाँ पे पोटेंशियल इसका नहीं दिया है। उसके बाद है भील्स ऑक्सबो लेक, उसमें 15,373 हेक्टर एरिया है। उसके बाद प्रेजेंट एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है 50 to 100 kg पर हेक्टर पर ईयर एक्सटेंसिवली, और टेक्नोलॉजी सेम यूज़ हो रही है, और पोटेंशियल है इसका 100 to 200 kg पर हेक्टर पर ईयर। नेक्स्ट है 6 फ्लड प्लेन्स एंड डेरिलेक्ट वाटर, उसमें एरिया 236.911 हेक्टर। प्रेजेंट एक्सप्लॉयटेशन है 30 kg पर हेक्टर पर ईयर, मीन्स 17,889 टन्स, और यहाँ पे पोटेंशियल इसका 50 to 100 kg पर हेक्टर पर ईयर। उसके बाद ब्रैकिश वाटर दिया है। ब्रैकिश वाटर में 2.7 मिलियन हेक्टर एरिया है, मीन्स 2.7 मिलियन हेक्टर एरिया में ब्रैकिश वाटर है, जिसका प्रेजेंट एक्सप्लॉयटेशन है 60 kg पर हेक्टर पर ईयर, और टन्स में दिया है 1,64,500 टन्स, और प्रेजेंट टेक्नोलॉजी नहीं दी गई है, पोटेंशियल भी नहीं दिया गया है। और ये देखिए थर्ड वाला जो है रिजर्वायर्स एंड लेक्स, तो इसमें जो प्रेजेंट एक्सप्लॉयटेशन दिया है 200 to 225 kg पर हेक्टर पर ईयर, और पोटेंशियल इसका कम दिया गया है, तो ये थोड़ा कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। Inland fishery resources of India are supported by 5 major river system। तो हमारी जो इंडियन फिशरी रिसोर्स है उसको 5 मेजर रिवर सिस्टम है जो सपोर्ट करते हैं। सबसे मेजर रिवर सिस्टम है अलॉन्ग विथ स्ट्रीम एंड कैनल्स, और उसके साथ साथ स्ट्रीम्स और कैनल्स भी है, बट जो 5 रिवर सिस्टम है जो हम लोग पढ़ेंगे आगे। लेंथ ऑफ रिवर इज़ 1.7 लाख किलोमीटर एंड टोटल एरिया इज़ ऑफ 4.12 स्क्वायर किलोमीटर। तो रिवर्स की जो लेंथ दी है वो है 1.7 लाख किलोमीटर, और टोटल एरिया दिया गया है 4.12 स्क्वायर किलोमीटर। ऑन दिस रिवर्स रिजर्वायर्स एंड डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड, और इस रिवर्स पे रिजर्वायर्स और डैम्स बनाए गए हैं। दे आर हैविंग एरिया ऑफ 2.05 मिलियन हेक्टर, और उसका एरिया कितना है 2.05 मिलियन हेक्टर। देयर आर न्यू रिजर्वायर्स डैम्स आर वेटिंग फॉर completion, and in future further dams reservoirs, तो ये फ्यूचर में बनने वाले हैं, और उसके वहाँ पे डैम्स और रिजर्वायर्स। माइनर मीडियम एंड लार्ज प्रोजेक्ट विल बी कंस्ट्रक्टेड, तो छोटे बड़े प्रोजेक्ट वहाँ पे कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं और किए जाएंगे। एरिया अंडर द फ्लड प्लेन्स लेक इज़ अबाउट 2 लाख हेक्टर, और फ्लड प्लेन्स वगैरह जो है, जो फ्लड के कारण जो प्लेन्स भरे हैं, तो ऐसे एरिया कितने इसमें फैले हैं 2 लाख हेक्टर में फैले हैं। एरिया ऑफ पॉन्ड्स एंड टैंक्स इज़ एस्टिमेटेड अबाउट 2.85 मिलियन हेक्टर, और पॉन्ड और टैंक्स को कितना एरिया बताया गया है 2.85 मिलियन हेक्टर, ये एस्टिमेटेड हमको नंबर दिया गया है। Whereas 2.7 million hectare area has been identified as potentially suitable for brackish water fish culture, और brackish water fish culture का एरिया कितना बताया गया है 2.7 मिलियन हेक्टर एरिया। नेक्स्ट देखते हैं ब्रॉड आउटलाइन ऑफ फिशरी एक्टिविटीज़ सच एज फिश कैचिंग, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग। तो फिशरी एक्टिविटीज़ जो है उसमें क्या आएगा फ़िश कैचिंग, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग। तो ये इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे किस तरीके से होती है ये फिशरी एक्टिविटीज़। फिशरी एक्टिविटीज़ सच एज कैचिंग, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
तो ये 3 एक्टिविटी को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताया गया है। कैचिंग इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ फिशरीज़। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फ़िश कैच करते हैं, मीन्स नेट वगैरह यूज़ करके हम लोग फ़िश को पानी में से निकालते हैं, कैच करते हैं। उसके बाद आफ्टर कैचिंग प्रोडक्ट इज़ प्रोसेस्ड एंड इन मार्केट प्रोडक्ट इज सेल। तो ये मार्किंग यहाँ पे लिखा गया है, तो वहाँ पे मार्केट चाहिए। तो आफ्टर कैचिंग क्या होता है, प्रोडक्ट इज़ प्रोसेस, प्रोडक्ट को प्रोसेस किया जाता है, या तो फिर कभी कभी वैसे भी बेच देते हैं, जैसे ही कैच करते हैं तो वैसे बेच देते हैं, बट प्रोसेस भी होता है फिशेस का, तो उन पे प्रोसेस किया जाता है और उसके बाद वो मार्केट में सेल करने के लिए भेजी जाती है और वो जाती है फाइनल कंज्यूमर तक फॉर कंजम्पशन। फर्स्ट है फिश कैचिंग। In the fisheries business, the final product is the fish and other aquatic organism. तो फिशरी बिजनेस में क्या होता है, फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है हमारा, जो भी हम पहले सीड्स डालते हैं पानी में, सीड इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद ग्रोथ होती है, उसके बाद हमको फ़िश कैच करनी होती है। तो हमको जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है फिशरी बिजनेस में वो क्या है, फ़िश है एंड अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, और उसके साथ साथ अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म भी हम लोग सेल करते हैं मार्केट में, जैसे कि प्रॉन्स हो गए हैं, श्रिम्प हो गए, लॉबस्टर हो गया। तो ये सब एनिमल्स भी फिशरी बिजनेस में आते हैं, बट मेन इम्पॉर्टेंट हम लोग ने फ़िश को दिया है। विच आर कंज्यूम्ड बाय द ह्यूमन बींग एज अ फूड, और ये ह्यूमन बींग कंज्यूम करते हैं एज अ food. The product that is fish is produced in the water only because fishes are the aquatic animal. तो जो प्रोडक्ट है फिश वो प्रोड्यूस होता है वाटर में, ठीक है, क्यों, क्योंकि वह एक एक्वेटिक एनिमल है। फॉर सेलिंग दे शुड बी हार्वेस्टेड और शुड बी कॉच बाय यूजिंग कैचिंग डिवाइसेस सच एज नेट्स। तो हम अगर सेल करते हैं फिशेस को तो उसके पहले हमको क्या करना पड़ता है, हार्वेस्ट करना पड़ता है, फ़िश को कैच करना पड़ता है, और शुड बी कैच बाय यूजिंग कैचिंग डिवाइस, और उसको कैचिंग डिवाइस की हेल्प से हमको क्या करने पड़ते हैं, फ़िश कैच करने पड़ते हैं सच एज नेट्स। तो और कैचिंग डिवाइस में क्या आते हैं, नेट्स आते हैं। तो नेट्स में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो उससे हम लोग क्या करते हैं, फ़िश हार्वेस्ट करते हैं। जनरली टर्म हार्वेस्टिंग इज़ यूज फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। तो हम लोग ये जो टर्म है हार्वेस्टिंग टर्म हम लोग कब यूज़ करते हैं, हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए ये यूज़ करते हैं, ठीक है। जब क्रॉप्स जो है एग्रीकल्चर में, जब क्रॉप्स पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं तब उसको क्या करना पड़ता है, हमको हार्वेस्ट करना पड़ता है, क्रॉप्स की उसको हार्वेस्ट करके हम लोग फिर मार्केट में बेचते हैं। वैसे ही फिशरी में जब हमारे जो क्रॉप्स है, अभी हमारे क्रॉप्स ही बोलेंगे ना, हमारे जो फिशेस हैं उनको, तो अगर हम एग्रीकल्चर के इससे देखें तो फिशरी में जो हमारे क्रॉप्स है वो क्या है, फिशेस है। तो ये जो फिशेस है जब अडल्ट हो जाती है, अच्छे से तैयार हो जाती है, तब हम लोग क्या करते हैं, उसको पानी से निकालते हैं बाहर, कैच करके बाहर निकालते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग कहते हैं। तो फिश, अभी आप लोग याद रखना कि फिशरी में जब ये हार्वेस्टिंग वर्ड आता है तब आपके ध्यान में आना चाहिए कि हार्वेस्टिंग मीन्स फ़िश कैच करना। तो ये टर्म जनरली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए यूज़ होती है। एग्रीकल्चर इज़ अंडर वाटर, एक्वाकल्चर इज़ अंडर वाटर एग्रीकल्चर, और एक्वाकल्चर को क्या बोला गया है, इट इज़ अ एग्रीकल्चर ऑफ अंडर वाटर, मीन्स जो पानी के अंदर में जो कल्चर कर रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं एक्वाकल्चर, ठीक है, और उसी को क्या बोल रहे हैं, अंडर वाटर एग्रीकल्चर। Therefore, the term harvesting is also used for catching of fish. तो इसीलिए ये टर्म यूज़ की गई है फॉर कैचिंग ऑफ फिश। तो हार्वेस्टिंग भी इसको हम लोग कह सकते हैं। फिश सीड दैट इज spawn, fry and fingerling is harvested by using a special type of net called fry net. तो जो फिश सीड्स होते हैं दैट इज spawn मीन्स एग्स जो होते हैं, और फ्राई जो छोटी साइज़ की मछलियाँ होती है, एकदम छोटी छोटी, और जब ये सिर्फ स्पॉन होती है, मीन्स ये जो स्पॉन वाली जो स्टेज होती है, तब जो फिशेस होती है उनको क्या होता है, योक सैक अटैच रहता है,
दो 2-3 दिन तक रहता है, जिसके ऊपर जैसे ही एग से फिश बाहर आती है तो वो एग सैक के साथ, योक सैक के साथ आती है और वो योक सैक पर 2 से 3 दिन तक क्या करती है, फीडिंग करती है। तो तब तक इसको स्पॉन बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। और उसके बाद जब वो योक सैक हट जाता है तो 2 से 3 दिन के बाद जो छोटी मछली होती है उसको फ्राई कहा जाता है। और फिंगरलिंग मीन्स फिंगर के शेप जितनी होती है, फिंगर के साइज़ जितनी होती है, ठीक है, शेप नहीं, साइज़ की तरह जितनी होती है, इसीलिए उसको फिंगरलिंग कहा जाता है। तो इसको फिश सीड भी कहते हैं। तो फिश सीड में कौन से आते हैं, स्पॉन, फ्राई एंड फिंगरलिंग इज़ हार्वेस्टेड बाय यूजिंग अ स्पेशल टाइप ऑफ नेट कॉल्ड फ्राई नेट। तो इनको हार्वेस्ट करने के लिए स्पेशल टाइप ऑफ नेट यूज़ की जाती है, जिसको क्या कहते हैं, फ्राई नेट कहा जाता है। ये जो नेट होती है छोटे मैश साइज़ की होती है। आफ्टर हार्वेस्टिंग स्पॉन, फ्राई एंड फिंगरलिंग आर केप्ट फॉर कंडीशनिंग इन हापा फॉर 2 to 3 hours। तो जैसे ही हार्वेस्ट कर लिया जाता है तो स्पॉन, फ्राई और फिंगरलिंग को हापा में रखा जाता है, ठीक है। हापा मीन्स एक छोटे साइज़ का फ़िश रियरिंग के लिए बनाया जाता है। तो हापा के बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। हापा एक क्लॉथ से बना हुआ होता है, तो वो छोटा होता है, मीन्स उसमें स्पेस कम होती है। तो इसीलिए क्या करते हैं, उनको जो फ्राई है, स्पॉन, फ्राई और फिंगरलिंग, उनको हापा के अंदर रखते हैं फॉर कंडीशनिंग मीन्स जब हम लोग उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं तब हमको उनको छोटे कंटेनर में रखना पड़ता है। इसीलिए हमको उनको आदत होनी चाहिए उस तरीके से रहने की, छोटे एरिया में रहने की, कम एरिया में रहने की, इसीलिए उसको कंडीशनिंग बोला जाता है। तो कंडीशनिंग करने के लिए हम लोग उसको हापा में रखते हैं फॉर 2 to 3 hours। तो 2 से 3 घंटों के लिए हम लोग रखते हैं, सो दैट दे मे जस्ट टू सो दैट दे मे एडजस्ट टू अ स्मॉल स्पेस। तो ताकि वो लोग छोटे स्पेस में, कम स्पेस में एडजस्ट कर पाए, इसीलिए उनको हापा में रखा जाता है। आफ्टर कंडीशन दे आर पैक्ड इन अ एयर फिल्ड कंटेनर। तो जैसे ही कंडीशनिंग हो जाती है, उनका कंडीशन के बाद क्या करते हैं, उनको पैक किया जाता है एयर फिल्ड कंटेनर में, सो दैट दे मे बी ट्रांसपोर्टेड टू अ लॉन्गर डिस्टेंस। तो हम लोग इस तरीके से उनको लंबी दूरी तक के हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए तैयार करते हैं। उसके बाद है लार्ज साइज फिशेस आर कॉज बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ नेट। तो जो छोटी साइज़ की फ़िश होती है, ये स्पॉन, फ्राई एंड फिंगरलिंग, तो उसके लिए हम लोग फ्राई नेट का यूज़ करते हैं। बट जो लार्ज साइज़ की फिशेस होती है, उन्हें कैच करने के लिए हमें डिफरेंट टाइप ऑफ नेट्स यहाँ पे बताई गई है, सच एज एक्टिव नेट्स, पैसिव नेट्स एंड मिसलिनियस नेट्स। तो एक्टिव नेट्स में कौन सी नेट्स आती है, साइन नेट्स, ट्रॉल नेट, ड्रैग नेट। तो ये सब अलग अलग नेट्स के नाम हैं। उसके बाद पैसिव नेट्स में गिल नेट एंड ड्रैग नेट, और मिसलिनियस नेट्स में ट्रैप, डीप नेट, बास्केट और बैग नेट एसेट्रा। तो ये सब अलग अलग टाइप की नेट्स हैं जो कि फिश हार्वेस्टिंग के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट स्लाइड, हुक्स एंड लाइन गियर्स। हुक्स एंड लाइन गियर्स, हारपून, ट्रैप्स एसेट्रा। तो और जो बड़ी साइज़ की फिशेस है, उनको ट्रैप करने के लिए, उनको पकड़ने के लिए हुक्स और लाइन गियर्स का यूज़ किया जाता है। हारपून्स होते हैं, हारपून्स मीन्स भाले की तरह होते हैं, उसका यूज़ किया जाता है। और अलग अलग तरीके के ट्रैप्स वहाँ पे बनाए जाते हैं फ़िश कैचिंग के लिए। आर ऑल्सो यूज़ फॉर कैचिंग ऑफ कार्निवरस फिशेस। तो ऐसे ट्रैप्स कौन सी फिशेस को कैच करने के लिए यूज़ होते हैं, कार्निवरस फिशेस को ट्रैप करने के लिए यूज़ होते हैं। फॉर फिशिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन इन लार्ज रिवर, लेक एंड डीप रिजर्वायर्स, मैकेनाइज्ड एंड नॉन मैकेनाइज्ड बोट्स सच एज डग आउट कैनोय, कैटामरन, मसूला, ट्रॉलर बोट एसेट्रा आर यूज्ड। तो फिशिंग और ट्रांसपोर्टेशन इन लार्ज रिवर मीन्स बड़े रिवर्स में फ़िशिंग के लिए और ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये अलग अलग चीज़ें यूज़ की जाती है, जैसे कि मैकेनाइज्ड एंड नॉन मैकेनाइज्ड बोट, जो मशीन से चलती है, मशीन वाली बोट्स होती है सच एज, और डग आउट कैनोय,
जिसको होड़ी कहते हैं, कैटामरैन जिसको याच की तरह होती है एक, मसूला जो कि एक लंबी नाव होती है, ट्रॉलर बोट जो फिशेस को मतलब नेट डाल दी जाती है और बोट चलाई जाती है, तो नेट बोट के साथ सरक के आती है, उसके साथ में फिशेस भी उसमें कैच होती है, ऐसी बोट होती है, आर यूज्ड। तो इस तरह के अलग अलग बोट्स यूज़ की जाती है। नाउअडेज टू इंक्रीज इफेक्टिवनेस ऑफ फिशिंग, unconventional method of fishing such as electrofishing, light fishing, fish finder, that is echo sounder and sonar are also practiced in large and deep fishing area। तो लार्ज और डीप फिशिंग एरिया के लिए बाकी और नए मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोफिशिंग, लाइट फिशिंग। लाइट की हेल्प से, लाइट की तरफ फिश क्या करती है, अट्रैक्ट होती है, लाइट लगाया जाता है, उस लाइट उस रोशनी की तरफ अट्रैक्ट होती है फिश और वो एक जगह आके जम जाती है और उनको फिर वो ट्रैप कर लिया जाता है, कैच कर लिया जाता है। इलेक्ट्रोफिशिंग भी एक मेथड है। उसके बाद फिश फाइंडर में आते हैं इको साउंडर एंड सोनार। तो इको साउंडर की हेल्प से फ़िश कैच करते हैं और सोनार की हेल्प से, सोनार होता है जिससे फ़िश डिटेक्ट होती है कि किस एरिया में फ़िश अवेलेबल है। और ये सारे जो मेथड्स हैं वो आजकल यूज़ किए जाते हैं फॉर इन लार्ज एंड डीप फिशिंग एरिया। तो बड़े एरिया में और डीप फिशिंग एरिया जहाँ पे होता है वहाँ पे ये नए मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। For effective fishing, selection and type of net is depend upon fishing area, availability of fishes and manpower engage। तो इफ़ेक्टिव फिशिंग के लिए अलग सिलेक्शन और जो टाइप, नेट का टाइप कौन सा यूज़ करना है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड होता है, फिशिंग एरिया पे। फिशिंग एरिया कितना है उस हिसाब से हम लोग नेट का यूज़ करेंगे, ठीक है। इफ़ेक्टिव फ़िशिंग किस तरह से हो सकती है उसके ऊपर हम लोग सोच सकते हैं कि फ़िशिंग एरिया ज़्यादा बड़ा है तो ज़्यादा हमको मैनेज करना पड़ेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ फिशेस, वहाँ पे फिशेस की अवेलेबिलिटी है या नहीं, अच्छे से प्रोडक्ट वहाँ पे है या नहीं, ठीक है। अगर कोई वाटर बॉडी है जिसमें फ़िश बहुत ही कम है तो वहाँ पे क्या होगा, अच्छे से इफ़ेक्टिव फिशिंग नहीं हो पाएंगी। एंड मैन पावर एंगेज, और हमको मैन पावर वहाँ पे कितना लगाना है, तो ये सब हम लोग क्या करते हैं, उस एरिया को देखते हुए वहाँ पे हम लोग मैन पावर लगाते हैं। लाइफ ऑफ अ क्राफ्ट एंड गियर इज़ इंक्रीज बाय प्रॉपर प्रिजर्वेशन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। और जो हमारे क्राफ्ट और गियर्स होते हैं, जैसे कि बोट्स हो गई, फिशेस की अभी हमने बोट्स पढ़े, ट्रॉलर बोट और मैकेनाइज्ड बोट होती है, डग आउट कैनॉय होती है। तो ये अलग अलग जो बोट्स होती है, और गियर्स, इनको यही किस में आते हैं, क्राफ्ट और गियर्स में आते हैं। जैसे नेट हो गया, फ़िश कैच करने के लिए जो भी चीज़ें लगती है, नेट, बोट्स और हुक्स एंड लाइन गियर्स जो भी लगते हैं, तो इन सब को हमको क्या करना है, प्रॉपर प्रिजर्व करना है और रिपेयर और उसका मेंटेनेंस अच्छे से करना है, ताकि जो हमारी फ़िशिंग है वो इफ़ेक्टिव हो सके। तो ये हो गया आज का हमारा टॉपिक, जिसमें आज हमने पढ़ा है फिशरी एक्टिविटीज़, जिसमें हमने फ़िश कैचिंग के बारे में पढ़ा। तो हमको यहाँ पे तीन तरीके पढ़ना है, फ़िश कैचिंग, फ़िश प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग। तो हमने आज पढ़ा है फ़िश कैचिंग के बारे में। जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा वो होगा फ़िश प्रोसेसिंग और मार्केटिंग के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।